काली बहू ने किया गोरी सौतन का स्वागत। सुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती एक काली लड़की से करवा दी है। मुझे तो उसे देखना भी पसंद नहीं है। अरे यार, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो वो काली कलूटी घर से जाएगी नहीं। जब उसकी सौतन घर पर आएगी तो उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। कैलाश अपनी गर्लफ्रेंड सुप्रिया से बात कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उर्मिला अपनी बहू काजल के साथ बैठकर बात कर रही होती है। अरे बहू, तूने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। देख, एक औरत को अपने पति को काबू करना आना चाहिए, नहीं तो पति हाथ से निकल जाता है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो भला। मैं ये सब कैसे करूँगी। और फिर कैलाश जी जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे तो उन्हें देखते ही शर्म आ जाती है। अरे देख, तू उसे थोड़ा अपनी तरफ खींच, नहीं तो वो तेरे लिए कोई गोरी सौतन उठा के ले आएगा। अगर ऐसा हुआ तो माँ जी, आप मेरे साथ हो ना, हम दोनों मिलकर उस लड़की को भगा देंगे। अरे बहू, तू तो बहुत भोली है। तू नहीं जानती कि आजकल की लड़कियां मर्दों को कैसे रिझा लेती हैं। उर्मिला ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। माँ जी, आप रुकिए जरा, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। शायद कैलाश जी आ गए होंगे। ऐसा सोचकर काजल दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजे पर कैलाश सुप्रिया के साथ खड़ा होता है। सुप्रिया की मांग में सिंदूर और कैलाश के गले में माला देखकर काजल को यह समझने में देर नहीं लगती कि उसका पति कैलाश उसके लिए एक गोरी सौतन लेकर आया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, मेरी माँ को बुलाकर लेकर आओ। उन्हें कहो कि उनका बेटा उनके लिए बहू लेकर आया है। हाय मुरी दैया, ये सब क्या देख रही हूँ मैं। कैलाश जी, आप तो मेरे पति हो, और फिर आप मेरे होने के बावजूद भी किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। तभी वहां पर उर्मिला आ जाती है और कहती है, अरे निकम्मे, ये किस लड़की को उठाकर ले आया है तू घर पर। अरे जरा इसके कपड़े तो देख, लग रहा है जैसे चूहियों ने कुतर दिए हैं। ओहो माँ जी, ये कौन से जमाने की बातें कर रही हो आप। ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। चुप कर जा गोरी छिपकली। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पति को फंसा लेगी और मैं चुप रहूंगी? अजय, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी सौतन घर ले आओगे और मैं चुप रहूंगी? अरे मुझे सीधी सादी मत समझना। कैलाश काजल का काली का रूप देखकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है, देखो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई है। अरे मैं इतना गोरा हूँ तो मेरी पत्नी भी गोरी ही होनी चाहिए ना। मैं सुप्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों ने ये स्वागत किया है मेरी पत्नी का। कैलाश, इससे अच्छा तो हम दोनों मेरे घर पर चलते। कम से कम मेरी माँ हमारा स्वागत तो अच्छे से करती। कैलाश सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देखकर काजल रोते हुए अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ। आप मुझे अपनी पसंद से लेकर आई थी क्या? कैलाश जी को मैं पसंद नहीं थी। अब मैं अपनी सौतन के साथ एक ही घर की छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? अरे बहू, चिंता क्यों करती हो। इस गोरी चिपकली को तो हम चुटकियों में यहाँ से भगा देंगे। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, और मेरे साथ मिलकर इस छिपकली का अच्छे से स्वागत कर। दोनों सास बहू उस दिन के बाद से सुप्रिया के पीछे पड़ जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुप्रिया मिनी स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर काजल कहती है, हे भगवान, ये आधी नंगी चुड़ैल सुबह सुबह हमारे घर में कहाँ से आ गई। अरे थोड़ी तो शर्म करो, जमाना थू थू करेगा कैलाश जी के ऊपर। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो। कैलाश जी तो मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर बहुत खुश होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अंग प्रदर्शन करने वाली औरतों को तो मर्द देखता ही देखता है। उर्मिला की बात सुनते ही सुप्रिया को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। जिसके बाद सुप्रिया अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम होते होते जब सुप्रिया ऑफिस से वापस घर लौट आई तो उसे बहुत तेज भूख लगती है। अरे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इन दोनों ने कुछ तो बनाया ही होगा। चलो किचन में जाकर देखती हूँ। रसोई में जाने के बाद बेचारी सुप्रिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वहां काजल आ जाती है और कहती है, ओहो, तुम्हें खाना चाहिए था क्या? जो भी खाना बचा था वो सब मैंने कुत्ते बिल्लियों को दे दिया। अब तुम्हारे लिए तो खाना ही नहीं बचा। अब क्या खाओगी तुम? सुप्रिया भूख में तड़पते हुए कैलाश के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी उस काली कलूटी पत्नी ने मुझे खाना तक नहीं दिया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अरे स्वीट हार्ट, तुम्हें मेरे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आज हम लोग बाहर डिनर करेंगे।
ये सुनकर सुप्रिया बहुत खुश होती है, जिसके बाद कैलाश और सुप्रिया डिनर करने के लिए बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी उर्मिला उनको जाते हुए देख पूछती है, अरे इतनी रात हो गई है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दरअसल माँ जी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं। वो क्या है ना, आपकी इस काली कलूटी बहू ने मेरे लिए घर में कुछ भी नहीं बनाया। काजल ये सब अपने कमरे में सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। उनके जाने के बाद काजल अपनी सास उर्मिला के पास जाती है और कहती है, अरे माँ जी, ये तो उल्टा हो गया। हम तो उसे कैलाश जी से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो बहुत तेज निकली। अब हम क्या करेंगे? आने दे उसको, आज की रात मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। रात को डिनर करने के बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के सोने के बाद उर्मिला एक छोटा सा पिंजरा लेकर आती है, जिसमें कई सारे चूहे बंद होते हैं। वो अपनी बहू काजल के साथ मिलकर उन चूहों को सुप्रिया के ऊपर छोड़ देती है और चुपके से वहां से चली जाती है। रात भर चूहों के डर से सुप्रिया सो भी नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ कैलाश गहरी नींद में सो जाता है। अरे कैलाश, उठो उठो ना, देखो यहाँ पर इतने सारे चूहे हैं, ऊपर से ये सभी चूहे मेरे ही बिस्तर पर कूद रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कैलाश उठो ना। कैलाश गहरी नींद में होता है, जिसके चलते सुप्रिया पूरी रात परेशान रहती है। अगले दिन जब सुप्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उर्मिला उसे देखकर कहती है, क्यों बहू रानी, कैसी नींद आई पूरी रात भर? सुप्रिया सब कुछ समझ जाती है, जिसके बाद वो कैलाश को ये सब बताती है। लेकिन कैलाश उसकी बात का विश्वास ही नहीं करता और वो सुप्रिया से कहता है, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे वो काली जरूर है, लेकिन इतनी चालाक नहीं कि वो तुम्हें परेशान कर सके। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल भीगी बिल्ली है। सुप्रिया कई बार कैलाश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैलाश उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, जिसके चलते सुप्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कैलाश से कुछ कहना ही छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ऑफिस में एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का आता है, जिसके बाद सुप्रिया उससे अपनी बातचीत बढ़ाना शुरू करती है। एक दिन सुप्रिया अपने आप से कहती है, अरे मैं कब तक इस काली कलूटी और इस डेंजरस सास को झेलूंगी? ये सब मेरे बस की नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी अमीर लड़के को पटा लेती हूँ। कम से कम मैं उसके साथ खुश तो रहूंगी और फिर इतने ड्रामे भी नहीं होंगे मेरे साथ। देखते ही देखते सुप्रिया अपने ऑफिस के एक लड़के के साथ शादी करके भाग जाती है। जैसे ये बात कैलाश को पता चलती है, वो रोते हुए अपनी माँ और अपनी पत्नी काजल के पास आता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो काजल। तुम काली हो लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं। सुप्रिया ने तो 2 दिन में ही मुझे छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अरे बहू, शाम का भूला सुबह जब घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तू भी अपने गिले शिकवे को मिटा दे और कैलाश के साथ खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत कर। काजल कैलाश को माफ कर देती है, जिसके बाद काजल और कैलाश दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। काली बहू वर्सेस गोरी सौतन। ओसारे में बैठा बिरजू खुद से बातें कर रहा था। बिरजू, तू किसी काम का नहीं। पैसे की तंगी के चलते न तू 5 साल पहले अपनी पत्नी को बचा सका, न ही अपनी बेटी सलोनी का ब्याह रचा पा रहा है। बापू, यहाँ अकेले में बैठे हुए क्या बुदबुदा रहे हैं आप? अरे अपनी बाप की बेबसी से तू बखूबी वाकिफ है बेटी। तेरी उम्र की सभी लड़कियों का ब्याह हो गया, जाने कितनी तो बाल बच्चेदार हो चुकी हैं। तेरी बदकिस्मती है बेटी जो तू गरीब के घर जन्मी है। पिताजी, आप खुद को क्यों कोसते हैं? सारा दोष तो मेरे काले भद्दे रंग रूप का है, जिसके चलते कोई भी मुझको अपनी बहू नहीं बनाना चाहता है। बिलासपुर गांव में रहने वाला बिरजू पेशे से एक लकड़हारा था, जो सलोनी के संग रहता था। सलोनी का पक्का रंग हमेशा उसकी ब्याह में सैकड़ों बाधाओं को बढ़ाता था। एक रोज नीला और रमेश उनके घर आते हैं। बिरजू अपनी हैसियत से बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए विराजिए बहन जी, कोई यहाँ तक आने में कोई तकल्लुफ तो नहीं हुई? अरे रे रे रे, पूछिए मत। एक तो आपके गांव की कच्ची सड़कें, हमारी कार का तो सत्यानाश हो गया। अरे हाल ही में पूरे 15 लाख की ली है। सलोनी आगे आकर सभी को चाय नाश्ता परोसती है और बिरजू कहता है, बताइए बहन जी, क्या सोचा आपने? रिश्ता मंजूर है, मगर बदले में 10 लाख दहेज, 4 चक्के की गाड़ी और घर का साज सामान तो आज के दौर में सब देते ही हैं। बस यही मांग है हमारी। अरे मगर दहेज का इतना दाम मैं गरीब बाप कहाँ से बंदोबस्त करूंगा? देखो भाई साहब, आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं है। फिर अगर मैं इस काली लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी तो बदले में कुछ तो चाहूंगी, और फिर मेरा बेटा ठहरा इकलौता। बहू बनने के बाद सब कुछ आपकी बेटी का ही तो होगा। ठीक है बहन जी, मुझे शर्त मंजूर है।
सलोनी के ब्याह के लिए बिरजू अपना बसेरा बेचकर कई लोगों से कर्ज लेकर बेटी के ब्याह का दाम दहेज जोड़ लेता है, मगर उस बाप के कंधे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है सलोनी के जीवन का नया सफर। ससुराल की चौखट पर लीला बेमन से उसका स्वागत करती है। बहू अपने काले कदमों से कलश को गिराकर भीतर आ जा। दुल्हन के जोड़े में सजी सलोनी सुहाग की सेज पर बैठी रमेश के आने की राह ताक रही थी। तभी रमेश भीतर कहता है, अरे ओ काली कलूटी, मेरे बिस्तर पर बैठने की तेरी मजाल कैसे हुई? अजी ये क्या कह रहे हैं आप? अग्नि के साथ फेरे लेकर हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधे हैं। बंद कर अपनी ये बकैती, अमावस की काली रात कहीं की। एक बात गौर से सुन ले, ये शादी सिर्फ मेरे लिए बोझ है। तो जैसी कुरूपा को कभी भी मेरी पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, समझी? रमेश सलोनी पर अपनी भड़ास निकालकर पांव पटकते हुए कमरे से बाहर चल देता है। सलोनी रोती बिलखती हुई कहती है, कभी सोचा ना था कि मेरा ये काला रंग मेरी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआत के खातिर श्राप बन जाएगा। अगली सुबह रमेश सलोनी को सुनाकर कहता है, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे काम का तबादला हो गया है, मैं 6 महीने बाद लौटूंगा। ये कहकर रमेश शहर चला जाता है, जहाँ कंपनी में उसकी मुलाकात काया से होती है, जो उसके गोरे सुंदर रंग को देखकर रमेश उसके रूप का बखान करता है। गोरा दूधिया चेहरा, पतली कमर, तिरछी नजर, नागिन सी चाल, कौन है ये भला? नाम पूछने के लिए बात तो बढ़ानी पड़ेगी। रमेश आकर कहता है, हेलो मोहतरमा, मेरा नाम रमेश है। आज से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, राइट रमेश? जी हाँ, आपने सही पहचाना। पहले ही दिन दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर दोस्ताना दिल्लगी में बदल जाती है। उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि रमेश महीने भर के भीतर ही काया से शादी करके घर लौट आता है। रमेश के साथ काया को देखकर सलोनी स्तब्ध रह जाती है। लौट आया मेरे लाल? रमेश बेटा, कौन है ये अप्सरा? माँ, मेरी पत्नी और आपकी बहू काया है ये सुनकर सलोनी का मन टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपकी पत्नी मैं हूँ। समाज के सामने आपने मेरे संग 7 फेरे लिए हैं। गुस्से में तिलमिलाकर रमेश उसे दूर फेंकते हुए कहता है, अपनी काली परछाई मुझसे और मेरी काया से दूर रखना। माँ जी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? अरे अब इसमें मैं क्या बोलूं? अरे पति को रिझाना पत्नियों को भली भांति पता होता है। अब अगर तूने मेरे बेटे को खुश रखा होता तो क्यों लाता वो काया बहू को? माँ जी, आप भी बेटे के पक्षधारी में बोल रही हैं। धिक्कार है आप जैसी सास पर। सलोनी के स्वर सुनकर लीला उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है, जिसके बाद तीनों मिलकर उस पर ताड़ने बरसते हैं। जा जाकर मर किसी गुमनाम गली में, अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है। जैसी चांद सी बीवी की चाहत मुझे थी, वो कमी काया ने पूरी कर दी। सलोनी के काले सूरत के चलते उसके जीवन में घोर अंधेरा छा जाता है। वह अपने पिता के पास आती है, जहाँ उसे सारा वृतांत पता चलता है। मेरे ब्याह के लिए पिताजी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सलोनी, अब साबित कर दे कि तू अबला नहीं। सलोनी गांव में ही रहकर कुछ लोगों की मदद से वह अपनी 12वीं के बाद की पढ़ाई शुरू करती है। वह दिन भर साज श्रृंगार का सामान बेचती और जब सारा गांव शहर नींद के आगोश में होता, वह देर रात जागकर पढ़ाई करती। उसकी ये मेहनत रंग ले आई, जिससे आज वह जज के रूप में उभर कर आती है। भगवान, तूने मेरा सपना साकार कर दिया। बतौर जज बनकर आज पहली सुनवाई सुनने जा रही मुझे पर रख देना कि जज के तख्त पर बैठकर मेरे हाथों वही न्याय हो जो सही एवं सटीक हो। सलोनी काला पोश का पहरावा पहने आकर अदालत के ऊंचे तख्त पर बैठ जाती है। तभी रमेश और काया अदालत में दस्तक देते हैं। सलोनी को जज की वेशभूषा में देख तीनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अरे माँ, ये तो सलोनी है। आखिर ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? तो क्या जिस दंपति का आज तलाक होना निश्चित हुआ है, वो मेरी ये गोरी सौतन है? सलोनी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं। तू ना ही किसी की बहू और ना ही ये तेरी सौतन। तू सिर्फ यहाँ की न्यायाधीश है। कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहिबा, हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इससे शादी रचाई। रमेश, भूलना मत, तुम ही काया के कायल हुए थे और शादी की पहल भी तुमने ही की थी। अरे जो शख्स अपनी पहली पत्नी का ना हुआ, वो मेरा क्या होगा? ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, आपका घर नहीं। शांति बनाए रखें। एक रिश्ते की बुनियाद सच पर टिकी होती है, मगर आप दोनों ने साथ मिलकर किसी से विश्वासघात किया। मिस्टर रमेश माथुर, पहली पत्नी के रहते आपने दूसरी शादी की, जो कि कानूनन जुर्म है।
इसलिए शादी ही बेबुनियाद है तो तलाक कैसे हो सकता है? जज साहिबा, क्या सबूत है आपके पास? आप मेरे बेटे पर यूं बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकती। मिसेस लीला माथुर, सबूत आपके सामने बैठी है। तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ जो किया, मैं चाहूं तो अपने ओहदे का इस्तेमाल करके इसी पल छिन आप तीनों के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां पड़वा सकती हूँ, मगर मेरे पिता की परवरिश मुझे ये करने की इजाजत नहीं देती। कोर्ट अपना फरमान सुना चुकी है, ये तलाक रद्द किया जाता है। अंत में जाते हुए सलोनी रमेश से कहती है, अब सारी उम्र ये ब्याह तुम दोनों के खातिर बंधक बना रहेगा। मिस्टर रमेश, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपने जीते जी सौतन को नहीं सह सकती। सिर्फ इंसान की सूरत ही सब कुछ नहीं, उसकी सीरत भी मायने रखती है। भले मेरी सौतन गोरी और मैं काली हूं, मगर मेरी काया हिम जितनी श्वेत है, ना कि तुम तीनों जैसी कपटी। सलोनी की सच बोली सारी उम्र रमेश को कुरेदने का काम करती है। सच है साथियों, एक समय के बाद रूप का आकर्षण तो समाप्त हो जाता है, मगर व्यक्तिगत छवि अपने पीछे गहरी छाप छोड़ जाती है। एक सास की 5 विदेशी बहू। कुंती के 5 बेटे थे जिसे उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के साथ आगे पढ़ने के लिए अलग विदेशों में भेजा था। जैसे कि बड़ा बेटा समीर फ्रांस में था, तो वहीं दूसरा बेटा राजीव स्पेन गया था, तीसरा बेटा रूपम इटली, तो चौथा बेटा कोरिया और अंतिम 5वां बेटा सऊदी अरब गया था। देर शाम कुंती अपने घर के आंगन में पड़ोसन मंगला के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही है। पूरे 2 बरस गुजर चुके हैं तुम्हारे 5 पांडव को देखे हुए। कब आ रहे हैं वो? राम जाने कब आएंगे मेरे 5 अनमोल रतन। जब से भारत से गए हैं विदेश के होकर रह गए हैं। इस बार किसी भी तरह उन 5 के पैरों में बेड़ियां डालनी है। दोनों पड़ोसी बातें कर ही रही थीं कि तभी उनके 5 बेटे घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, जिनके आजू बाजू में 5 नए चेहरे भी शामिल होते हैं। ओ एनियंग बैंजर, अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरे कपूतों, कौन है ये 5 नमूनी? कुंती, 5 की गोरी चमड़ी देखकर तो लग रहा है कि ये 5 विदेशी हैं, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि तेरे 5 अनमोल रतन के बगल में खड़ी क्या कर रही हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? कहां से धर पकड़ कर लाए हो इन विदेशनों को? माँ, ये 5 आपकी बहू हैं। डार्लिंग माँ को हेलो बोलो। होला, ग्रेसिया, बैंजरा। अरे बताई तो ये 5 विदेशन क्या अगड़म बगड़म बक रही हैं? ये 5 अपनी अपनी भाषाओं में आपको हेलो बोल रही हैं। ये सुनकर कुंती सर पर हाथ धरे जमीन पर ठस से बैठ जाती है और कुम्हलाते हुए कहती है, हाय रे मेरे फूटे करम, एक तो घर में 5 विदेशी बहू आ गई, ऊपर से इनकी 5 तरह की बोली बचन तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। एक हेलो को होला बोलकर मेरे कलेजे पर आग का गोला बरसा रही है, तो दूसरी ग्रेजिया भजिया तल रही है, तीसरी की बोली तो ओ पर अटकी है, और चौथी जाने किस बंजारा टोली से छूट कर आई है कि हेलो को बैंजारा कहकर पुकार रही है। माँ, हम 5 की एक पत्नी अलग अलग देशों से है, जहाँ हेलो को अलग अलग शब्द से पुकारा जाता है, जैसे फ्रेंच में बेंज और कोरियन ने ओ, ऐसे ऐसे। जो होनी थी हो गई, मगर ये 5 विदेशी बहू अब मेरे घर की इज्जत हैं। कुंती 5 की आरती उतारकर उन्हें भीतर बुलाती है, जिसके बाद 5 अपने कमरे में सोने चल देती हैं। वो सवेरे 5 को रसोई घर में बुलाकर उनसे कहती है, मेरी 5 विदेशी बहू, हमारे भारत में शादी के अगले दिन बहू की चूल्हा चढ़ाई की रस्म होती है। तुम 5 को अपने देश का खाना बनाकर खिलाना होगा। चारों बहुएं कुंती का मुंह देखने लगती हैं, जिसे देख कुंती सिर खुजाते हुए कहती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं तो ये भूल ही गई थी कि मेरी 5 विदेशी बहू को हिंदी भाषा से भेंट ही नहीं है। तभी कुंती की 5वीं बहू रुखसार कहती है, सासू मोम, मेरी को थोड़ा हिंदी समझ आता है। हे भगवान, तेरा भला है कि मेरी 5वीं विदेशी बहू के भीतर थोड़ा हिंदी तो है। जरूर इसकी माँ बाप में से कोई हिंदुस्तानी रहा होगा। कुछ ही देर के बाद कुंती की 5 विदेशी बहुएं अपने अपने देशों की अलग अलग रेसिपी बनाकर कुंती के आगे परोसती हैं। अरे कौन सी खिचड़ी पका लाई हो तुम? 5 के देश में यही घास फूस खाया जाता है क्या? तभी कुंती की स्पेनिश बहू कैट कहती है, सुवेग्रा, कोमेर कोमेर। जाने ये मेरी विदेशी बहू इस बार अपने हिलारियास भाषा में क्या बोल रही है। सुएग्रा। अरे इतनी विदेशी भाषा मुझे भी समझ में आती है, कोई शुगर की बीमारी नहीं है मुझको। तो ये सुएग्र की रट लगाना बंद कर। माँ, स्पेनिश में सास को सुएग्रा कहकर पुकारा जाता है और कोमेर खाने को कहा जाता है। हाँ,
इतना तो मैं भी समझती हूँ। कुंती एक एक करके अपनी पांचों बहुओं के हाथों का खाना चखती है और कहती है, अरे वाह मेरी विदेशी बहुओं, खाना तो बड़ा लजीज बनाया है तुमने। ये सुन कुंती की कोरियन बहू झुककर उससे कहती है, गम साहब ने दा। अरे अब इसको क्या हो गया? ये खड़ी खड़ी 45 डिग्री का कोड क्यों बना रही है? कौन सा गम लग गया है इसको जो गमजदा बोली जा रही है? माँ, किम आपको धन्यवाद कह रही है। कोरियन के गम साहब निदा का मतलब होता है थैंक यू। समझ गई। जुग जुग जीती रह। तेरी ये बीबी के बाप की रेसिपी बड़ी चोखी बनी थी। माँ, उसे बॉबी बॉब रेसिपी कहते हैं। हाँ वो तुझे समझ आ गया, बात बराबर। कुंती धीरे धीरे अपने पांचों विदेशी बहुओं के साथ घुलने मिलने लगी थी, मगर एक सवेरे उसके घर मोहल्ले की कुछ पड़ोसन दस्तक देती हैं। कैसी हो कुंती बहन? खबर मिली है कि तुम्हारे पांचों पांडव 5 विदेशी बहुएं लाए हैं। जरा हमें भी तो उनके दर्शन करा दो। अरे ये क्या, बिना इजाजत मेरे घर के अंदर में घुसी चली आ रही हो? क्यों री मंगला, तेरे पेट में एक बात नहीं पचती क्या? अरे अब तुम्हारी विदेशी बहुएं 7 समंदर पार करके जो आई हैं, तो सोचा क्यों ना मोहल्ले की औरतें भी दर्शन कर ले। कुंती की 5 बहुएं अपने अपने कमरे से बाहर निकल आती हैं और शोभना कहती है, अरे मंगला, ये पांचों तो सचमुच विदेशी निकली। पड़ोसनों को देख कुंती की 5 विदेशी बहुएं एक कतार में खड़ी होकर कहती हैं, मुशुगस्तो। मंगला देख, कुंती की बड़ी बहू कह रही कि तेरी मूछें आ गई हैं। तुझे कैसे पता कि ये यही कह रही है? अरे विदेशी है वो, क्या पता अपनी बोली भाषा में कुछ और ही बोल रही हो। प्रेगोगत्सी जल्दी नाइटे सीओयो। कुंती की इस विदेशी बहू की आंखें देखकर तो मैं साफ तौर से बता सकती हूँ कि चाइनीज है, हैं? सभी मिलकर पांचों का खूब मजाक बनाती हैं। तभी रुखसार कहती है, सेम ऑन यू। किसी की बोली का मजाक बनाते हुए आपको शर्म नहीं आई? अरे दादा, ये विलायती तो एकदम से हमारी भाषा बोलने लगी। मेरी मानो कुंती, तो अपनी इन 5 विदेशी बहुओं को सर्कस में भर्ती करा दो, और नहीं तो जितनी जल्दी हो सके इनकी विदेश की टिकट कटवा दो, वरना ऐसे ही व्यंग का पात्र बनते रहो। सभी औरतें विदेश से आई कुंती की 5 बहुओं के अलग अलग भाषा का खूब ठट्टा उड़ाकर वहाँ से चल देती हैं। सुएग्रा एनिया प्रपोस। इजाबेल कह रही है कि आप चिंता में क्यों हैं? चिंता तो है। अब मैं कुंती अपनी 5 विदेशी बहुओं को हिंदी भाषा सिखाकर उन्हीं से इन पड़ोसनों की चिंता चिता करवाऊंगी। कुंती अब हर दिन अपनी 5 विदेशी बहुओं को हिंदी की वर्णमाला से लेकर शब्द का पाठ पढ़ाने लगती है। और 1 महीने बाद, बहू तुम सब तैयार हो ना? जी सासू माँ। अगली ही भोर कुंती मोहल्ले की सभी औरतों को अपनी 5 विदेशी बहुओं की मुंह दिखाई का न्योता देकर आती है। शाम को, चली कुंती देवी, हास्य कार्यक्रम शुरू करो। ऐसा क्यों कहती हो मंगला? अरे जब मुंह दिखाई की रस्म में कुंती की 5 बहू अपनी विलायती चोचलेबाजी शुरू करती तो मानो हंसी के फुहारे बरस जाते हैं। तभी एकाएक 5 बहू आकर बैठ जाती हैं। मुंह दिखाई खत्म होने के बाद मंगला कहती है, अरे रे, चली जरा कुछ नाच गाना हो जाए। हिंदी तो तुम्हें आती नहीं, तो अपनी गौरव की भाषा में कुछ सुना दो। किसने कहा कि हमको हिंदी नहीं आती? आज हम 5 नाचेंगे और गाएंगे भी। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अरे अचानक इन 5 विदेशी बहुओं में पटर पटर हिंदी बोलने का भूत सवार कैसे हो गया? क्यों मंगला, अब चुटकी नहीं लोगी? इससे पहले कि मेरे 5 विदेशी बहुओं हिंदी में तुम्हें सुनाना शुरू करें, दफा हो जाओ सारी की सारी। सभी औरतें फटाफट 9-2-11 हो जाती हैं, जिसके बाद किम कहती है, सारंगा योन स्वेग्रा। इसका मतलब है सासू माँ लव यू। आई लव यू टू मेरी 5 विलायती बहुओं। और इस तरह कुंती 7 समंदर पार करके आई अपनी विदेशी बहुओं के साथ खुशहाल तरह से रहने लगी। सौतेली गोरी बहन का अत्याचार। अरे भगवान के लिए आंखें खोल दो सरिता, तुम मुझे यूं बीच मझधार में छोड़कर अकेला नहीं जा सकती। बैजू भाई संभालो खुद को, तुम्हारे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। सरिता इस दुखदाई दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। बैजू अपनी पत्नी सरिता के शव पर माथा धरे रो रहा है। सरिता और बैजू की बेटी सांवली संध्या मात्र 6 माह की है। सरिता का दाह संस्कार कर देता है 1 सप्ताह बाद। अरे भरसक कोशिश के बावजूद भी मैं संध्या को नहीं संभाल पा रहा।
शायद संध्या को माँ के साई की जरूरत है। अपनी दुधमुही बेटी के पालन लालन के लिए बैजू दूजा ब्याह रचा लेता है। साल भर के भीतर ही उसकी पत्नी कामिनी भी एक बेटी को जन्म देती है। तभी बैजू कहता है, अरे बधाई हो संध्या, बिटिया तू बचकाने में ही बड़ी दीदी बन गई। खबरदार, जो अपनी इस काली कलूटी बेटी की परछाई भी मेरी सुंदर गोरी बेटी के इर्द गिर्द ही लाने की कोशिश की तो खैर नहीं है। कामिनी, ये कैसे कड़वे शब्दों का बाण चला रही हो? अरे संध्या हमारी संतान है। सिर्फ तुम्हारी संतान, मेरी तो सौतेली बेटी है। क्या पता इस काली की परछाई मेरी गोरी बेटी पर पड़ते ही उसका गोरापन कुम्हला गया तो। बीवी के बुरे बर्ताव से बैजू को बड़ा आघात पहुंचता है। उस रात बैजू अपनी बेटी संध्या के बारे में सोचते हुए गहरे सोब के सागर में डूब जाता है और बैजू की सांसें सदा के लिए थम जाती हैं। अब संध्या के सिर से पिता का साया भी सदा के लिए उठ जाता है। गुजरते समय के साथ 5 साल का पड़ाव संध्या पार कर जाती है। गौरी, कितनी दफा कहा है ना कि इतनी देर दोपहरी धूप में मत खेला कर, वरना तेरा सुंदर गोरा रंग सांवला हो जाएगा। माँ, क्या मेरा रंग भी संध्या दीदी के जितना ही काला पड़ जाएगा? हाँ गौरी, अगर तुम अपनी सौतेली काली बहन के साथ घुल मिल कर रहोगी तो तुम्हारा रंग भी काली स्याही की तरह हो जाएगा। कामिनी के कड़वे बोल गौरी के मन में उसकी सौतेली बड़ी बहन संध्या के प्रति घनघोर घृणा भर देती हैं, जिसके कारण गौरी संध्या से दूरियां साध लेती है। जहां कामिनी अपनी बेटी गौरी को सीने से सटाकर साथ सुलाती, वहीं बेचारी अनाथ संध्या रोते बिलखते जमीन को ही अपना बिछौना समझकर सो जाती। एक दिन, गौरी बिटिया, ये देख तेरी माँ तेरे लिए क्या लाई है। अरे माँ, ये संतरी रंग का फ्रॉक तो बड़ा ही सुंदर है। माँ देखो, ये काली कलूटी बैंगल लूटी संध्या मेरे कपड़ों को कैसे बुरी नजर से निहार रही है। गौरी, तुम गुस्सा मत करो, मैं चली जाती हूँ। ये बोलकर संध्या वहां से चल देती है। गुजरते समय के साथ कामिनी अपनी बेटी गौरी को स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। गौरी अब स्कूल जाने लगी थी। माँ, मुझे भी स्कूल में दाखिला दिलवा दो। मेरा भी गौरी की तरह स्कूल जाने का, पढ़ने लिखने का बड़ा मन करता है। अरे काला टीका, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी गोरी बेटी से अपनी तुलना करने की? न शक्ल है न सूरत, सर से पांव तक काले रंग में रंगी हुई है। अरे तुझे देखे ऐसा लगता है जैसे तेरे शरीर पर काला कोड़ चढ़ा हुआ है। कामिनी के कटाक्ष बातों का बाण 7 साल की संध्या के दिल और दिमाग को बुरे तौर से भेजता है। कामिनी और उसकी बेटी का सौतेलापन पूरी गांव में सनसनीखेज मचा देता है और सभा में बैठे सरपंच कहते हैं, देखो कामिनी, बैजू ने तुमसे ब्याह अपनी बेटी की परवरिश के लिए किया था, मगर इस 7 साल की बच्ची के साथ तुम जो बुरे बर्ताव करती हो वो हम सभी जन से छिपा नहीं है। हम तुम्हें बैजू की बच्ची के पर नहीं काटने देंगे। ये बच्ची पढ़ना चाहती है। खबरदार, जो तुम दोनों सौतेली माँ बेटी ने भावी भविष्य में इस बच्ची पर अपनी धौंस दोबारा आजमाई तो। सरपंच जी, मैं कल सुबह ही संध्या को विद्यालय में दाखिला करवा दूंगी। घर आने पर गौरी अपने रूप का गुमान दिखाती हुई कहती है, माँ, इस बात का पुख्ता प्रमाण पता चल गया कि ये संध्या सरासर मेरे सुंदर रूप से जलती है। गौरी के स्वर शब्द सुनकर क्रूर कामिनी संध्या पर ताबड़तोड़ कोड़े बरसाती है। मुझे मत मारो माँ, आह आह, और मारो माँ। इस काली की करहानी की आवाज सुनकर मेरे कानों को कितना सुकून मिल रहा है। विद्यालय जाने की इच्छा पूर्ति के लिए संध्या को अपनी माँ और सौतेली बहन का सताव सहने की परीक्षा को पार करना पड़ता है। सरपंच के खौफ से कामिनी संध्या के स्कूल में दाखिला करवा देती है। संध्या सच्ची लगन से अपनी पढ़ाई करती है। ऐसे ही दिन सप्ताह महीने और महीने साल के मंजर में बदलते जाते हैं। संध्या और गौरी अब सयानी हो चुकी थी। दोनों बहनों की स्कूल की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। संध्या खुश मन से अपना अंक पत्र लेकर घर आती है। माँ, मैंने पूरे विद्यालय में अव्वल दर्जे से 12वीं परीक्षा पास की है। इस खुशी में मुझे छात्रवृत्ति भी मिली है। माँ,
संध्या की सफलता देखकर दोनों सौतेली माँ बेटी तिलमिला उठती हैं और गौरी बोलती है, तभी चुड़ैल आज स्कूल में इतना चहक रही थी। जरूर तेरी बुरी बला से मैं 12वीं में फेल हो गई। गौरी, तुम मेरी वजह से नहीं बल्कि पढ़ाई पर गौर ना करके फेल हुई हो। जबकि मैंने दिन रात एक कर दिया, तब जाकर मैंने इस आसमानी अवधि को प्राप्त किया है। संध्या के स्वर शब्द सुनकर गौरी गुस्से से बिलबिलाते हुए अपनी सौतेली बहन के बाल पकड़कर अत्याचार करती हुई कहती है, कल मुंह ही अपनी बुलंदियों का बखान करके मुझे जला रही है। तेरा मुझसे कोई मेल नहीं है। कहाँ मेरा चांद सा सुंदर चेहरा, कहाँ तू अमावस की काली बेला। माँ, अगले 1 हफ्ते तक मेरी सौतेली बहन को खाना मत देना। तेरा हुक्म सर आंखों पर मेरी सुंदर बेटी। गौरी संध्या का हाथ पकड़कर उसे कोठरी में डाल देती है। ऐसे ही हर कुछ दिनों पर संध्या को अपनी गौरी सौतेली बहन का सताव सहना पड़ता है। समय गुजरता है और फिर एक सांझ। माँ, मैंने सरकारी फॉर्म भरे थे। मेरी काबिलियत के बलबूते पर मुझे IAS की उपाधि प्राप्त हुई है। क्या कहा तूने? अरे तू कामकाजी हो जाएगी तो घर का चौका बर्तन कौन करेगा? गौरी, ये पद मेरा सपना है। गौरी गुस्सैल गुब्बारे सा मुंह बनाकर संध्या को जोरदार तमाचा जड़ती है। संध्या रोते हुए अपने कमरे का रुख कर लेती है। फिर एक रात गौरी अपने चेहरे पर सौंदर्य प्रसाधन लगाकर सो जाती है, मगर सवेरे उसे अलग ही मंजर देखने को मिलता है। अपनी सूरत को शीशे में निहारती हुई गौरी जोर शोर से चीखती है, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? अरे क्या हुआ गौरी, क्यों गाय की नाई गुहार रही है? अरे ये तेरा चेहरा चितकबरा कैसे हो गया? पता नहीं माँ। अरे रे, दूर रह मुझसे। ये सफेद दाग एकदम कोड़ के जैसा जान पड़ रहा है। पता चले तेरा ये रोग मुझे भी ना लग जाए। गौरी को रोता देख संध्या बिना कुछ सोचे उसे सीने से सटाकर कहती है, घबराओ मत गौरी, लगता है तुम्हारे सौंदर्य प्रसाधन ने बुरा प्रभाव दिखाया है। मैं अभी हल्दी चंदन का लेप लगा देती हूँ। संध्या के अथक प्रयास से गौरी के चेहरे का चकत्ता एकदम समाप्त हो जाता है, जिसके बाद गौरी पछताते हुए बोलती है, हमेशा ही मैंने अपने गोरे रंग का गुमान दिखाकर तुम्हें नीचा दिखाया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। क्यों? कि तुम मेरी बहन हो गौरी। मैं तुम्हें रोता बिलखता नहीं देख सकती। बीती बातों को बिसारने में ही हित है। गौरी संध्या के गले लगकर माफी मांगती है। संध्या दीदी, मैंने तुम्हारे संग सौतेलेपन का बर्ताव किया, मगर तुम सगों से भी बढ़कर हो। सारी गलती सरासर मेरी है। मैंने गौरी को सौतेलेपन की सीख दी। अपना स्वार्थ साधने के लिए मैंने आपके सपने को साकार न होने दिया। जो हुआ उसे भूल जाइए। अभी भी मेरे पास समय है। आप दोनों का दिल दुखाकर संध्या अपने सपने को साकार नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि तुम अपना सपना साकार करो संध्या। सौतेली माँ और बहन का बदला स्वभाव देख संध्या फूले नहीं समाती। आखिरकार आज संध्या का सपना साकार हो गया। संध्या ने अपने काले रंग को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, इसलिए आज वो एक बड़े पद पर बतौर IAS बनकर अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल रही है। सास की हुक्का पीने वाली बहू। रात का समय होता है। एक क्लब के अंदर कुछ लड़कियां बैठकर मजे से हुक्का पी रही होती हैं। अरे यार प्राची, और कब तक यहाँ हुक्का बार में बैठी रहेगी? अरे चल घर चलते हैं, नहीं गए तो बहुत पिटाई हो जाएगी आज हमारी। हाँ प्राची, तेरी वजह से हमें पिछली बार भी बहुत सुनने को मिला था, लेकिन अब और नहीं। अरे तुम दोनों क्यों इतनी चैं चैं कर रही हो? इस रंगीन रात का मजा उठाओ और मौज करो। ये हुक्का भी कितनी मस्त चीज है यार, मन करता है पीती जाऊं और बिल्कुल ना रुकूं। चल प्राची, छल्ले बनाते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो बनाते हैं छल्ले। देखते ही देखते वो सभी लड़कियां छल्ले बनाने लगती हैं, लेकिन तभी एक औरत पीछे से आकर प्राची के बाल पकड़ लेती है और अपनी चप्पल निकालकर उसे मारना शुरू कर देती है। अरे करम जली मनहूस, इस दिन के लिए तुझे मैंने पैदा किया था ताकि तू इस क्लब में आकर हुक्का पीती रहे और मैं आधी रात के समय तेरे घर आने का इंतजार करती रहूं। माँ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी तुझे। आज तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि फिर कभी इस हुक्का बार में आने की हिम्मत नहीं होगी तेरी, समझी तू?
माँ, आखिरी मौका दे दो इस बार। आज के बाद फिर कभी भी हुक्का नहीं पीऊंगी। आप जो कहोगे वही करूंगी, मैं वादा करती हूँ। प्राची की ये हालत देखकर उसकी सभी सहेलियां वहां से भाग जाती हैं, जिसके बाद प्राची की माँ उसे अपने साथ ले जाती है और अगले दिन सवेरे होते ही प्राची के पास आकर कहती है, ये लो प्राची, इन कपड़ों को पहनकर आधे घंटे में तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं अभी शादी कैसे कर सकती हूँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है? जरा मेरे बारे में तो सोचो। बस मैंने अब सोच लिया है, मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मेहमान आते ही होंगे। प्राची को न चाहते हुए भी अपनी माँ की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो रेडी होकर नीचे आ जाती है, जहाँ उसकी होने वाली सास मीना उसके देखते ही कहती है, अरे वाह रानी बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। आओ बेटी, मेरे पास आकर बैठो। मीना कुछ देर प्राची से बात करती है, जिसके बाद वो रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्राची की शादी राजीव से हो जाती है। वो अपने घर से विदा होकर राजीव के घर आ जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा खासा चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद प्राची रात को अचानक से उठ जाती है। अरे यार, बस अब हद हो गई है, अब मुझसे और नहीं रहा जाता। जब तक 2 कस हुक्के के ना मार लूं, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो हुक्का ही नहीं है। प्राची नींद से उठकर किचन में जाती है। क्यों ना मैं अपना फ्लेवर वाला हुक्का खुद ही बना लूं? ऐसा सोचकर प्राची रसोई से कुछ सामान इकट्ठा करके अपने घर की छत पर ले जाती है और वहां बैठकर आराम से अपना हुक्का बनाती है और उसके कश मार मार कर हुक्के का आनंद उठाती है। हाय, क्या जिंदगी थी मेरी, जब मैं हुक्का पिया करती थी और मेरी सभी सहेलियां मेरे साथ हुआ करती थी। प्राची अपने हुक्के वाले दिनों को याद कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव नींद से जाग जाता है और अपने बिस्तर पर अपनी पत्नी प्राची को न देखकर घबरा जाता है। अरे, ये प्राची कहाँ गई? वो उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो सबसे पहले रसोई में जाता है और उसके बाद गार्डन में। अरे, ये प्राची कहाँ गई इतनी रात को? कहीं छत पर तो नहीं है? क्या पता खुली हवा खाने के लिए चली गई हो। एक बार देखकर आता हूँ। राजीव उसे छत पर देखने के लिए चला जाता है, जहां उसे प्राची नजर ही नहीं आती। जब वो वापस अपने कमरे में पहुंचता है तो बिस्तर पर प्राची को सोता हुआ देख हैरान रह जाता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? प्राची तो कमरे में ही है और सो भी रही है। बेचारा राजीव परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो चुपचाप से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, प्राची नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही होती है, जिसे देखते ही राजीव उससे कहता है, अरे प्राची, क्या तुम रात के समय नींद से उठकर कहीं गई थी क्या? अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो पता ही है मैं दिन भर काम करके कितना थक जाती हूँ। एक बार सोने के बाद पता ही नहीं चलता कि कौन सी दुनिया में पहुँच गई। ये सुनने के बाद राजीव अपने मन में सोचता है, लगता है मुझे ही नींद में होश नहीं था, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। वहीं प्राची भी अपने मन में सोचती है, ओहो, बाल बाल बच गई। अगर रात को मैंने छत से राजीव जी को गार्डन में देखा नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसा सोचकर वो अपना काम करने लगती है, जिसके बाद राजीव ऑफिस के लिए निकल जाता है और तभी प्राची की सास मीना उसे अपने कमरे में बुलाती है। अरे बहू, कहाँ है तू? जल्दी यहाँ आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे, अब इस बुढ़िया को क्या हुआ? कहीं इसने मुझे रात को हुक्का पीते हुए तो नहीं देख लिया? अरे बहू, जिंदा है ना? क्या तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? आई माँ जी। जैसे ही प्राची अपनी सास के कमरे में जाती है, उसकी सास कई सारे गहने लेकर बैठी होती है। अरे माँ जी, ये क्या? कहीं आपने गहने बेचने का काम तो नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं बहू, ये तो हमारे खानदानी जेवर हैं। ये ले, अब तू इस घर की बहू है, इसलिए अब से ये गहने जेवर तेरे हुए। इतने सारे गहने देखकर प्राची बहुत खुश होती है। तभी उसकी सास मीना कहती है, बहू, आज रात तुम दोनों की शादी का जश्न है। मैंने हमारे सभी मेहमानों को बुलाया है। इन जेवर के साथ अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। प्राची बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद रात होते ही वो गहने और कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। जश्न में सभी मेहमान होते हैं, यहाँ तक कि कुछ मेहमानों के लिए जश्न में हुक्का भी मंगवाया होता है। हुक्के को देखकर प्राची अपने मन ही मन सोचती है, अरे, ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या सच में इस जश्न में हुक्का भी मंगवाया गया है?
लेकिन मैं तो ये हुक्का पी ही नहीं सकती। अब क्या करूं? मुझे हुक्का पीने का मन कर रहा है। प्राची बार बार हुक्का पीने वालों के पास जाती है और हुक्के की खुशबू सूंघ कर रह जाती है। प्राची का हुक्का पीने का बहुत मन करता है, लेकिन वो हुक्का पी नहीं पाती, जिसकी वजह से वो चुपचाप किसी तरह एक हुक्के का सामान छुपा कर छत पर ले जाती है और छत पर हुक्का पीने लगती है। अरे वाह, क्या बात है! इस हुक्के को पीकर तो मजा ही आ गया। तभी उसकी सास मीना छत पर हुक्का लेकर पहुंच जाती है, जिसके बाद मीना प्राची को हुक्का पीते हुए देख उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ छत पर क्या कर रही है और तू हुक्का भी पीती है? वो माँ जी, बस यूं ही, बस मैं तो ताजी हवा खाने के लिए आई थी यहाँ। डर मत बहू, तू सच बोल, क्योंकि मैंने तुझे हुक्का पीते हुए देख लिया था। वैसे मैं भी यहाँ हुक्का पीने आई हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी, लेकिन ये हुक्का पीने की आदत छूट ही नहीं पाई, इसलिए छुप छुप कर यहाँ पी लेती हूँ। दोनों सास बहू का एक जैसा हाल था। उस दिन के बाद दोनों सास बहू छुप छुप कर हुक्का पीती रहती हैं। अब प्राची अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है।